वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्ट 2। सो एज प्रॉमिस्ड पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैसे होती है। जैसा कि पार्ट 1 में हमने बार बार इस टर्म की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करी थी, क्या इसका मतलब है, क्यों बायोडाइवर्सिटी इतनी इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है and what can be done to conserve them. So students, now let's talk about how to maintain the balance in an ecosystem. तो क्योंकि अब हमें पता है इकोसिस्टम में क्या क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या होता है, तो इसके बीच का जो बैलेंस है वो बनाने के लिए हम क्या करते हैं। जब हम बात करते हैं एनिमल्स की, जो डाइवर्स फॉर्म्स हैं, some animals are much more in danger of becoming extinct than the bigger animals. At times, we kill snakes, frogs, lizards, bats, and owls ruthlessly without realizing their importance in the ecosystem. So this was also discussed for our own needs. हम accordingly trees को भी cut करते हैं, animals को भी harm करते हैं, hunt करते हैं, या फिर उनको kill भी कर देते हैं अपनी जरूरतों के लिए। They might be small in size, but their role in the ecosystem cannot be ignored. They form part of food chains and food webs. और कैसे वो importance gain करता है या कैसे वो एक food chain और food web में आपस में connected है, let's see with the help of an example in the next slide. Now here very beautifully it is explained how a food web occurs in a forest or any kind of a ecosystem. So you can see there is one producer and that is always the green plants which are initiating any kind of a chain. फिर उस प्रोड्यूसर से अलग अलग कंज्यूमर्स तक जो है हमारा चेन है वो आगे बढ़ता है, और जब बहुत सारी फूड चेन्स कनेक्ट हो जाती हैं तो वो एक फूड वेब बन जाता है जिसमें इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स कंबाइंड होती हैं। अब समझने वाली बात यही है जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा कि बहुत इजी लगता है ना, हमारे आसपास किसी ने फॉरेस्ट में एक सांप को मार दिया या सांप मर गया या कोई भी रीजन हो सकता है जिससे फॉर एग्जांपल वो स्नेक उस फूड चेन से डिसअपियर हो जाएगा। अगर मैं इस फूड चेन या फूड वेब की बात करती हूँ, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं रैबिट को हटा देती हूँ, इसका मतलब उस जगह पे उस इकोसिस्टम में से रैबिट को किसने खा लिया? ईगल ने, राइट। और रैबिट जो था वो किस पे डिपेंडेंट था? हमारे प्लांट्स पे, बिकॉज रैबिट इज अ हर्बीवोर। तो अब फूड चेन या फूड वेब पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर हम मान लेते हैं कि ये रैबिट यहां से वैनिश हो गया है, तो सबसे पहले सोचो जो रैबिट को खाते हैं जैसे कि ईगल, उसका क्या होगा? वो स्टार्व करेंगे क्योंकि उनको फूड नहीं मिलेगा। यस, उनके पास दूसरा ऑप्शन भी है जो एक माउस है, क्योंकि ये एक फूड वेब है तो यहाँ पे बहुत सारी चेन्स, ये एक अलग चेन थी, इस चेन के हिसाब से रैबिट गायब हुआ। तो रैबिट गायब हुआ तो इनके लिए ट्रबल बढ़ गया क्योंकि अब उनको डिपेंडेंट सिर्फ और सिर्फ माउस पे रहना पड़ेगा या फिर ग्रास होपर पे रहना पड़ेगा या फिर स्पैरोस पे रहना पड़ेगा। तो सबसे पहले इनकी जान और खतरे में आ जाएगी क्योंकि पहले तो गुजारा चल जाता था, एक रैबिट जा रहा है, लेकिन अब जब रैबिट कंप्लीटली उस चेन से हट गया है तो ईगल्स, वल्चर्स की जो डिपेंडेंसी है वो माउस, ग्रास होपर, स्पैरोस पे ज्यादा हो गई है। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब जो हमारा रैबिट था वो टोटली डिपेंडेंट था प्रोड्यूसर पे, दैट इज अ ग्रीन प्लांट। तो जब ये ग्रीन प्लांट को खा रहे थे, अब इनको खाने वालों की जो पॉपुलेशन है वो भी कम हो जाएगी क्योंकि वो है ही नहीं, तो इनकी जो ग्रोथ है वो भी अबंडेंस में होती जाएगी और होती जाएगी। अब इसके भी, सिंस इट्स अ फूड वेब, इसके भी बहुत सारे और डिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स हैं जो इसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन जिस तरह से आपको मैंने समझाया कि आपको हमेशा लिंक करना है कि सबसे पहले तो जो भी एनिमल या जो भी क्रिएचर वहां से गायब होगा, या तो वो किसी को खाता होगा या उसे कोई खाता होगा, जिससे हमारी फूड चेन चलती है। तो दोनों लेवल्स पे बहुत प्रॉब्लम आने वाला है। और आप अब इसको अगर फर्दर एक्सटेंड करते हैं, अगर आपके फूड वेब में और फर्दर दिखाया गया है, क्योंकि इस वल्चर और ईगल पे भी तो कोई एनिमल, बड़ा एनिमल डिपेंडेंट होगा। इट कैन बी अ लायन, इट कैन बी अ टाइगर,
जो इसको खाता होगा। तो जब ये स्टार्व करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इनको अपनी जो फूड हैबिट्स है वो मीट नहीं हो पा रहे हैं, ये स्टार्व करेंगे, तो इससे असर पड़ेगा जो इनको खाते हैं, दैट इज मे बी लायंस, मे बी टाइगर्स, उनको भी अपना फूड नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ देयर लेस पॉपुलेशन नाउ। सो दिस इज व्हाट नीड्स टू अंडरस्टैंड कि इकोसिस्टम में, एक फॉरेस्ट में इतने सारे डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं जिनका अपना अपना रोल है, नॉट डिपेंडिंग ऑन देयर साइज। आपके लिए रैबिट बहुत छोटा है, एक लिजर्ड बहुत छोटी है, एक ग्रास होपर बहुत छोटा है, जो पता नहीं कितनी अमाउंट्स में उस फॉरेस्ट या इकोसिस्टम में प्रेजेंट होता है, बट हमें लगता है एक मर गया तो क्या फर्क पड़ रहा है। बट जस्ट सी, वो जिस फूड चेन या फूड वेब से कनेक्टेड होगा वो पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी, right? Starting from the beginning till the end. And that is what creates a disturbance in the biodiversity. So to maintain the balance between ecosystem, it's very important कि हम हर diverse form का respect करें और हर diverse form का ध्यान रखें। Loss of biodiversity के बहुत सारे factors हैं। जब हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि किन किन पॉइंट से बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है और क्या क्या रीजंस हैं, और हम उसको बार बार एक एक करके elaborated वर्जन में पढ़ेंगे। बायोडाइवर्सिटी लॉस मीन्स अ डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी विद इन स्पीशीज एंड इकोसिस्टम, अ गिवन geographical area or earth as a whole. Causes of loss of biodiversity can be humans or by nature. तो जैसा पहली लाइन आपको ये बता रही है कि जरूरी नहीं है कि जब बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है तो एक स्पीशी गायब हो गई, वो स्पीशी इकोसिस्टम से भी गायब हो सकती है, अपने ग्रुप ऑफ स्पीशीज में से भी गायब हो सकती है, या फिर एक पर्टिकुलर एरिया से गायब हो सकती है। तो गायब होने का मतलब ये नहीं है कि वो यूनिवर्स से गायब हो गई है, बट इट इज रिस्ट्रिक्टेड ईदर टू वन एरिया or to a group of species, or it can also be to the ecosystem. And this is what tells us what one needs to find out. क्योंकि अगर आपको पता है, आपकी रिपोर्ट्स ये कहती हैं या आपका डेटा ये कहता है कि एक पर्टिकुलर स्पीशी इसी एरिया से क्यों गायब हो रही है, आप उस डायरेक्शन में वर्क करना शुरू करोगे कि ऐसा क्या हो रहा है उस एरिया में, क्या वहां का क्लाइमेट ट्रबल कर रहा है, क्या उनको वहां पे सफिशिएंट फूड नहीं मिल रहा, या और कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर स्पीशी इस ज्योग्राफिकल एरिया से गायब हो गई है, राइट? और अगर वो अपने ही ग्रुप ऑफ हर्ड में से गायब है, अपने ही ग्रुप ऑफ स्पीशीज में से गायब है, तो क्या प्रॉब्लम्स अमंग द स्पीशीज आई कि वो स्पीशी हमारी एक्सटेंट होनी शुरू हो गई है या गायब हो रही है। सो कॉजेज ऑफ द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैन बी ह्यूमंस और कैन बी नेचर। तो कई बार जैसा मैंने बोला, अगर ग्रुप ऑफ स्पीशीज से वो गायब हो रही है तो हो सकता है हंटिंग की वजह से हो रही हो, बिकॉज दैट्स अ मैन मेड कॉज, वो हम कर रहे हैं। बट अगर वो रीजन क्लाइमेटिक फैक्टर्स होता है तो थ्रेट कहां से आ रहा है? नेचर से आ रहा है। सो बायोडाइवर्सिटी नीड्स स्पेस टू सर्वाइव। द मोस्ट कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर, सो लेट्स throw light on the causes. So सबसे पहला cause, as you know, is very very prominent, pollution. Pollution सिर्फ biodiversity का नहीं, बहुत चीजों का cause बन जाता है in a very negative way, क्योंकि किसी भी तरह से देखो pollution किसी के लिए भी desired नहीं है, चाहे वो आपकी health हो, चाहे वो कोई other parameter हो, pollution is not desirable. It's introduction of invasive species, so that make it another cause for the loss of biodiversity, and we are going to talk about them in detail after throwing light on all the points. So the third point here is the climate change. मैंने थोड़ा बहुत आपको previous slide में बताया था कि किस तरह से climate change भी biodiversity को hinder कर सकता है. And the fourth one is again habitat loss. Yes, so this is again one of the factors where biodiversity misses out, क्योंकि अगर घर ही चला जाएगा तो species अपने आप गायब हो जाएंगी. And coming to the last point, that's called hunting, where you see that many animals are being hunted or killed
for our own benefits, which leads to the loss of biodiversity. And then let's talk about natural disasters, because they are a factor which is from nature. तो आपने जब ये पॉइंट्स पढ़े तो आपने देखा कि कुछ इसमें से हमारे कंट्रोल में है और कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है. तो एटलीस्ट जो हमारे कंट्रोल में है हम उन पे वर्क कर सकते हैं ताकि ये प्रॉब्लम ना आए और बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्टेड रहे. So let's start discussing the first point, pollution. अब हम जब pollution की बात करते हैं तो हमें यही लगता है कि pollution सिर्फ related है जहाँ पे air जो है उसमें emissions हो रहे हैं जो unhealthy हैं. तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमें breathing troubles होंगे, हमारे लिए वो respiratory organs के लिए अच्छा नहीं है. But pollution के साथ साथ noise pollution भी होता है, light pollution भी होता है. एंड मैं light इसीलिए specify कर रही हूँ कि शायद हमें लाइट से बहुत फर्क नहीं पड़ता, बट जब हम इन स्पीशीज की बात करते हैं या हम एनिमल्स की बात करते हैं वो लाइट के टुवर्ड्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं. अगर कभी भी आपने किसी भी ऐसे नेशनल पार्क, स्पेशली इंटरनेशनल रिजर्वॉयर्स या आप नेशनल पार्क्स में गए होंगे तो वहां पे नाइट सफारीज भी होती हैं जहां पे आप नाइट के टाइम पे भी ट्रैवल कर सकते हो इन रिजर्वॉयर्स में या इन पार्क्स में विद स्पेशल अरेंजमेंट्स. बट यू विल ऑलवेज सी उनके रूल्स रेगुलेशंस ये बोलते हैं कि नोबडी शुड क्लिक पिक्चर्स, बिकॉज जब फ्लैश लाइट किसी भी एनिमल पे पड़ती है तो वो घबरा सकता है और घबराने में वो हो सकता है किसी को हार्म कर दे, बिकॉज वहां पे जो एनवायरमेंट होता है दे हैव नॉट केज्ड देम, किसी को भी केज नहीं किया जाता, उनको पूरा होमली फील दिया जाता है. बट येस वी हैव टू फॉलो दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्योंकि एज आई सेड ये जो लाइट्स होती हैं वो किसी भी एनिमल को बहुत ज्यादा सेंसिटिव कर देती हैं और उनको लगता है कि देयर इज सम डेंजर टू देम. एंड दैट इज व्हाई पोल्यूशन लेवल्स, चाहे वो नॉइस लेवल पे हो चाहे वो लाइट लेवल पे हो, और अगर वो ब्रीदिंग लेवल के होंगे तो ऑफ कोर्स उनके लिए बहुत अनहेल्दी होगा. सो दिस इज अफेक्टिंग द बायोडाइवर्सिटी. I'll give you an example of sulfur. It can lead to excessive levels of acid in lakes, ozone, damages tree leaves. So अब कहने का मतलब सल्फर जो है वो एक एमिशन है जो पोल्यूशन के टाइम पे होता है. तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ हवा की बात नहीं थी यहाँ पे, उस सल्फर के जो एमिशंस थे वो लेक्स में ओजोन जो लेयर है हमारी दैट डैमेजेस द ट्री लीव्स. तो वो एमिशंस का जो इफेक्ट होता है वो कहाँ तक हो जाता है व्हेन इट कम्स टू बायोडाइवर्सिटी, राइट. तो हमें जब भी हम इन पॉइंट्स की बात करते हैं तो हमें सिर्फ नॉर्मली नहीं सोचना, बट उनके जो एमिशंस हैं वो इंडिविजुअली भी बहुत हैम्पर करते हैं, राइट. सो दैट इज व्हाई पोल्यूशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन व्हिच कॉजेज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पॉइंट वेयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द invasive species. Now let's understand what are invasive species. Invasive alien species are the second biggest cause of loss of biodiversity in the world. आप देख रहे हो वहां पे alien species लिखा हुआ है, तो जहां पे भी हम टर्म alien यूज करते हैं उसका क्या मतलब होता है. Aliens जनरली हम रेफर करते हैं जो किसी और ही दुनिया से आ गए बिना बताए बिना जान पहचान, राइट. वो हमारे लिए एलियन है. तो यहाँ पे भी जब ऑल ऑफ अ सडन कोई भी एलियन स्पीशी किसी भी ग्रुप ऑफ स्पीशीज के बीच में आ जाएगी तो क्या होगा. दे विल एक्ट एज प्रीडेटर्स, compete for food, introduce parasites and diseases, जिसके लिए कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं है, राइट. तो एक नया मेहमान आ जाता है ग्रुप में, बट उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स बहुत सारे होते हैं बिकॉज इट इज एलियन टू देम. So yes, that is again the second biggest cause of the loss of biodiversity. Now let's see the third parameter. What is causing the loss of biodiversity? And that is the climate change. Students, you are very well aware about how climatic change causes disturbances. हम खुद भी उसमें से एक हैं जो इस प्रोसेस को फेस करते हैं, बट अगर हम इन स्पीशीज की बात करेंगे तो वो भी हमारी तरह ही सेंसिटिव है.
So climate change impacts biodiversity at various levels. One is the species distribution, population dynamics, community structure and the functioning of the ecosystem. सिंगल अगर मैं इनकी बात करूं तो वो तो होगा ही। स्पीशी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होगी? क्योंकि जहां पे क्लाइमेट अनकंफर्टेबल हो जाएगा किसी भी ग्रुप ऑफ स्पीशीज के लिए, या तो बर्ड्स की तरह सारे माइग्रेट नहीं करते, तो उनका या तो एक्सटेंशन शुरू हो जाता है या वो मर जाते हैं, राइट? तो किसी ना किसी तरीके से जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता जा रहा है। देन पॉपुलेशन डायनामिक्स, क्योंकि अगर स्पीशी डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क आ जाएगा, कहीं ज्यादा कहीं कम होते जाएंगे, पॉपुलेशन ऑलवेज ऑल्टर करेगी ही करेगी। एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट द कम्युनिटी स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम। ये आप रिलेट कर सकते हो जब हम एक फूड चेन की बात करते हैं। तो जिस तरह से एक फूड चेन में अलग अलग स्पीशीज जो हैं वो इंटरकनेक्टेड होती हैं, अब उसमें से अगर आप एक किसी भी स्पीशी को निकाल दोगे, राइट, तो बाकी चेन में फर्क आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो भी स्पीशीज उस वैनिश्ड स्पीशी पे डिपेंडेंट थे उनका खाना तो खत्म हो गया, राइट, और जिनको वो स्पीशी खा रही थी उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। तो एक भी मेंबर अगर फूड चेन या फूड वेब में से कम हो जाता है तो पूरा इकोसिस्टम जो है वो हिल जाता है। Yes, I hope you understand this and you can relate to this with our previous videos where we have spoken about this. Now, let's take the next parameter responsible for the loss of biodiversity and that is the habitat loss. अब जब मैं habitat loss की बात करूं तो इसका मतलब क्या है? किसी भी स्पीशी का घर छीन लेना। अब ये भी दो तरह से हो सकता है, या तो हम इंटेंशनली उसको करें, जैसा कि हम लोग जब भी लैंड क्लियर करते हैं किसी कंस्ट्रक्शन के लिए तो हैबिटेट लॉस होता है, और कई बार ये नेचुरल भी होता है, चाहे वो कोई नेचर कॉल हो, नेचुरल कैलामिटी हो। तो इनडायरेक्टली क्या होता है उस केस में, जो स्पीशीज हैं उनका हैबिटेट चला जाता है एंड एज अ रिजल्ट दे आर होमलेस, वो कहीं सेटल नहीं हो पाते, या slowly and gradually they might die. Soil pollution and changes in its uses due to activities such as deforestation have a negative impact on ecosystem and the species that make them up. क्योंकि soil pollution या soil का हटना ही सबसे पहले होता है जब भी हम लैंड को डिफॉरेस्टेशन के लेवल पे ले जाते हैं, यानी हम जब सारी ट्रीज काटना शुरू कर देते हैं क्योंकि हमें लैंड चाहिए वहां पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए, होम्स, फैक्ट्रीज या कोई भी स्ट्रक्चरल इन्वेजन करना है, तो हम लोग ट्रीज का काटना शुरू करते हैं, जो हैबिटेट लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। So this is in our control. We should always think about it. Now let's talk about the next parameter, which is talking about the loss of biodiversity, and that is called hunting. So what are we doing in hunting? Tell me. Hunting is the root cause of extinction of large number of animals holding position in the food web. अब कुछ लोग ये शौकिया तौर पे करते हैं. People like me will never do hunting because I know the importance of biodiversity, and why should somebody kill some living species just for entertainment, just for fun? पुराने टाइम में राजा महाराजा निकलते थे, उनके लिए शान की बात होती थी, बट इसी वजह से जब ये पाया गया कि इतनी स्पीशीज हार्म हो रही हैं, वो वैनिश हो रही हैं, एक्सटेंट हो रही हैं, तो लॉज बनाए गए, जिसके बारे में भी हम इस चैप्टर के दूसरे पार्ट्स में बात करेंगे. सो ऑन एंड ऑफ, ड्यू टू दिस द वेरियस स्पीशीज फेस फूड अनअवेलेबिलिटी कंपेयर्ड विद द नॉर्मल सिचुएशन. ये तो होगा ही, क्योंकि अगेन फूड चेन और फूड वेब हमेशा डिस्टर्ब होगा अगर आप उसका कोई भी मेंबर वहां से निकाल लेते हो. तो चाहे वो हंटिंग के थ्रू निकालें, चाहे वो आप हैबिटेट छीन के निकालें, जिस भी तरह से
चाहे वो क्लाइमेटिक चेंज से जाए, जिस भी तरह से एनिमल जाएगा, फूड चेन और फूड वेब अफेक्ट होंगे और उसकी वजह से पूरे चेन की जो स्पीशीज है वो सब ऑल्टर करना शुरू कर देंगे। किसी का खाना जाएगा, किसी का खाना ज्यादा हो जाएगा, तो वो एक रिपल इफेक्ट होता है, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट पॉइंट responsible for the loss of biodiversity and that is natural disasters. जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्लाइमेटिक चेंज में, हैबिटेट लॉस में कुछ फैक्टर्स जो होते हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं, तो नेचुरल डिजास्टर भी उनमें से एक है, बिकॉज नेचुरल डिजास्टर्स जो होते हैं वो भी क्लाइमेटिक चेंज का एक कॉन्सिक्वेंस है एट टाइम्स। हैबिटेट लॉस जो है वो भी कई बार नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से होता है। सो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये सारे रिस्पॉन्सिबल हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए। बट स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो नेचुरल हैजार्ड्स जनरली डिक्रीज बायोडाइवर्सिटी। दे कैन ईदर किल ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली or destroy their habitats so that they are no longer able to live in the area where the hazard occurred. तो मैं यही आपको बता रही थी, क्योंकि अगर कोई क्लाइमेटिक चेंज आया है, राइट, बहुत तेज बारिश हो गई है, तो कई बार ऐसा होता है कि उस स्पीशी के लिए वो जगह रहने के लिए सूटेबल नहीं रह जाती है एंड बिकॉज ऑफ दैट वो स्पीशी जो है वहां से चली जाती है, राइट? एंड अगर डायरेक्टली कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया है, फॉर एग्जाम्पल फ्लड्स आ गई है, तो यहाँ पे कुछ भी प्रोग्रेसिवली नहीं हुआ, तो उस हिसाब से वो डायरेक्टली या तो किल हो जाएगी या फिर अगर सर्वाइव हो जाती है तो इट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन दैट एरिया। दूसरे एग्जांपल्स हैं फॉरेस्ट फायर्स दैट रिजल्ट इन द लॉस ऑफ हैबिटेट्स फॉर बर्ड एंड इंसेक्ट स्पीशीज। तो कई बार ऐसा हो जाता है, अगर आप थोड़ा सा भी अपनी नॉलेज ब्रश अप करने के लिए देखेंगे कि फॉरेस्ट फायर्स कहाँ कहाँ पे हुई हैं, न्यूज में आप सुनते होंगे कि कई बार अचानक से फॉरेस्ट फायर्स हो जाती हैं, तो पोल्यूशन तो एक अलग पॉइंट हो जाता है जो डिस्कशन का पार्ट बनता है, लेकिन उसके साथ साथ आप सोचो कि वहां उस फॉरेस्ट में कितनी सारी स्पीशीज सर्वाइव कर रही थी जो या तो खत्म डाई हो गई हैं या फिर अगर इन एट ऑल दे आर सर्वाइविंग दे मूव टू अदर प्लेसेस इन सर्च ऑफ देयर हैबिटेट। So these are the factors which are directly or indirectly leading to the loss of biodiversity. तो सोचना क्या है यहाँ पे? सोचना ये है कि जो चीजें हमारे कंट्रोल में हैं, राइट, उन पे हम वर्क कर सकते हैं टू सेव बायोडाइवर्सिटी। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड्स, ड्रॉट्स, इट इज नॉट इन आवर कंट्रोल, राइट? तो वहां पे हम कुछ नहीं कर सकते, बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो चीजें मैन मेड हैं उस पे पूरा कंट्रोल रखना है ताकि हम कहीं से भी रिस्पॉन्सिबल ना हो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए। सो विद दिस लेट्स talk about the need to conserve biodiversity because we've already understood its value, its importance and the factors which leads to the loss of biodiversity. So the first point is it serves as an immediate benefit to the society such as recreation and tourism. आप टिक कर सकते हो इस पॉइंट को क्योंकि आप समझते हो, जैसा मैंने बोला कि हम काम होने के लिए फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था हम बायोडाइवर्सिटी यूजेस के लिए तो करते ही करते हैं, बट उसके साथ साथ हमारी हैप्पीनेस, हमारी मेंटल हेल्थ भी उससे जुड़ी हुई है। सो लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट। ड्रग्स, हर्ब्स, food and other important raw materials can be derived from plants and animals. I hope you all agree. We don't have to discuss all these things again in a lot of detail because ये सारी चीजें बताती हैं कि plants हमें क्या देते हैं, animals हमें क्या देते हैं, हमारी उन पे कितनी डिपेंडेंसी है, तो इसीलिए वो obviously हमारे लिए बहुत important है। Let's talk about the third point. It also preserves the genetic diversity of plants and animals. अब genetic diversity plants and animals का सेव करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार वो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनता है। अब अगर हम बात करते हैं व्हाइट टाइगर्स की, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो व्हाइट टाइगर्स हर स्टेट में या हर कंट्री में अवेलेबल नहीं होते हैं, तो वो एक डिफरेंट जेनेटिक डाइवर्सिटी है, राइट? तो कई बार लोग जो
वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड हैं, या कुछ लोग जिनको एनिमल्स पे स्टडी करनी है, दे विल स्पेशली मूव टू दैट एरिया टू स्टडी अबाउट देम, इंक्रीजिंग द टूरिज्म, कंट्री की डेवलपमेंट होती है। तो अगर किसी के पास ऐसा एक स्पेशल डाइवर्स फॉर्म है तो वो हमेशा उसको प्रिक्योर्ड रखेंगे। अगर उनके पास एक एक स्पीशी है तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि हम उस डाइवर्स फॉर्म को हमेशा जिंदा रखें, राइट? क्योंकि वो एक बून है कंट्री के लिए। देन लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ पॉइंट, इट एंश्योर्स द सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम्स ऑन अर्थ। तो हम ये भी मान सकते हैं क्योंकि कॉन्स्टेंटली जितना भी हमारे लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम्स हैं अर्थ पे, वो सारे इस चेन से जुड़े हुए हैं। तो अगर बायोडाइवर्सिटी सेव होती है, कंजर्व रहती है, हमारे लिए लाइफ भी बहुत ही इजी और हैप्पी हो जाती है। सो आई होप पार्ट 2 में आपको सारे फैक्टर्स बहुत अच्छी तरह से समझ आ गए हैं और आपको ये भी समझ आ गया है आपको कहाँ पे खुद को और ज्यादा ट्रेन करना है ताकि हमारी तरह से मैन मेड रीजन से कोई भी बायोडाइवर्सिटी को हार्म ना हो। Now, let's wait for part 3 where we are going to explore more about our forest and biodiversity. Till then, bye-bye.